अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम। मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, हुकूमत के लिए आज अहम दिन है। कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत ने बाआसानी 172 वोटों की अक्सरियत से बजट मंजूर करवा लिया है। बजट की मंजूरी से पहले ऑपोजिशन के बहुत बड़े बड़े दावे, बजट नामंजूर के दावे धरे के धरे रह गए कि हम ये बजट मंजूर नहीं होने देंगे। बजट की मंजूरी में रुकावट डालना तो दूर की बात है, ऑपोजिशन खुद तकसीम का शिकार हो चुकी है। एक जानिब ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कौमी असम्बली नहीं पहुंचते तो बिलावल भुट्टो उन पर चढ़ दौड़ते हैं और उनको आड़े हाथों लिया है। ना सिर्फ बिलावल भुट्टो बल्कि बिख्तावर भुट्टो ने भी ट्वीट किया है और पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी इस वक्त नून लीग को ताने देती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी भी ज्वाइन करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फैसल करीम कुंडी साहब भी ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे नैब ऑर्डिनेंस में हुकूमत तरमीम करने जा रही है। एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग आपके साथ शेयर करेंगे, ये क्या ऑर्डिनेंस जो है तरमीम क्या होने जा रही है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे वफाकी हुकूमत ने बार्ज में कुछ ग्रांट्स तकसीम किए, रकम क्यों तकसीम की है हुकूमत ने, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ प्रोग्राम में हमेशा की तरह सीनियर सहाफ़ी अदील बड़ाइच और उसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सदीक जान भी मौजूद हैं। अदील, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। हुकूमत दावा कर रही थी कि बजट पास होगा, ऑपोजिशन बहुत फ्रंट फुट पे आगे खेल रही थी, बजट मंजूर नहीं होने देंगे, हो गया। आज की नंबर गेम क्या रही है कौमी असेंबली में? मर गया। ये तो पिछले साल भी बात हो रही थी, मुझे याद पड़ता है हम इसी चीज़ को रिपोर्ट कर रहे थे कि जी बजट मंजूर बिल आखिर हो गया। लेकिन पिछले साल और इस साल की जो कंपैरिजन है उसमें नई चीज़ ये थी, एक तो इनके अपने जो अरकान हैं उनमें इख्तलाफात थे, फिर एक और जो मामला ये था कि वो जो एग्रेशन था, फिर पीडीएम उसके बाद बनी, उसके बाद जो अपोजिशन की एग्रेसिव स्ट्रेटजी आई, तो इस मरतबा कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ लाइमलाइट में थी। तो आज ये 342 का ईवान है, इसमें 310 अरकान जो थे वो हाजिर थे। जो हुकूमती अरकान थे उनमें से 172 ने हक में वोट दिया और 138 जो हैं वो इसके खिलाफ आए। और 10 दिन इस पर बजट पे बहस होती रही। तो जो पीपल्स पार्टी है वो ये कह रही है जी हमारे 56 में से 54 अरकान आए थे और उन्होंने कहा जी 2 कोविड की वजह से अरकान नहीं आ सके। जबकि मुस्लिम लीग नून जो है, मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि ज़ाहिर है अब बेसिकली तो पीपल्स पार्टी अब इनको हदफ तनकीद बना रही है ना, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो 84 में से 14 अरकान जो थे वो गैर हाजिर थे। तो फात चौधरी साहब से भी हम बात करेंगे आगे जाकर, इस मामले पर कुंडी साहब से भी बात करेंगे। लेकिन जो हुकूमत के अपने जो 4 अरकान हैं, हुकूमत ये कह रही है कि ये हमें बताकर ये गैर हाजिर हुए थे, इनकी जो कुछ मसरूफियत थी या कोई निजी मामलात थे। तो 28 जो अपोजिशन के अरकान हैं, ये मजमूई तौर पर 28 अरकान का ना होना ये वाकई बताता है कि वो जिस तरह मरियम नवाज साहबा नहीं कहती कि वो पीडीएम में लड़ाई होगी, तो आज वो बता रहे हैं जी कि अपोजिशन में लड़ाई होगी। बिलावल के शिकवे वो भी हम आगे जाके सुनवाने की कोशिश करेंगे। तो 4 अरकान जो है हुकूमत के नहीं थे, बजट पास हो गया। हुकूमत का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो यकीनन वो इसको बूस्ट मिलेगा और एक तलवार जरूर लटक रही थी। बहरहाल हमने तो पहले ही कहा था आपके इस प्रोग्राम में भी कि जी बजट तो मंजूर होना ही है जी। तो सदीक, मुझे आप बताएं कि क्या नून लीग ने वाकई में धोखा दिया एक बार फिर से पीपल्स पार्टी को? देखें, मसला ये होता है कि मैं ये समझता हूँ कि ये खाम में कुछ लोगों ने हाइप क्रिएट की हुई थी कि बजट पास नहीं होगा, बजट पास नहीं होगा तो फिर हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी। मैं हैरान होता हूँ जब इस तरह के तजिए सुनता हूँ, इस तरह के तबसरे सुनता हूँ, इस तरह के दावे सुनता हूँ। देखें, मसला क्या होता है, जब आपने हुकूमत को शिकस्त देनी है इसके बजट के मामले पर, तो कोई तैयारी भी तो होती है ना, कोई मुलाकातें भी तो होती हैं। मुझे बताएं, जब हफीज शेख साहब को शिकस्त हुई थी और गिलानी साहब जीते थे, उससे पहले आपने हाइप देखी कितनी हाइप थी, मुलाकातें आपने देखी थी। यहाँ पे तो ये आपस में गुत्तम गुत्ता हैं, एक दूसरे के पार्टी पे इल्जामात लगा रहे हैं, एक दूसरे के पार्टी के अंदर के जो सूरत हाल है, मरियम साहब का कैंप देख लें, शहबाज शरीफ का कैंप देख लें। और उसके अलावा देखें, मसला ये है कि ये अगर एक लम्हे के लिए हम मफरूजे पे बात करते हैं कि बजट में शिकस्त करवा भी देते कौमी असम्बली में, भाई अगर कोई बदतरीन हालात भी हो तो हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए इसको पास कर लेती, कोई इतना ज्यादा उसको मसला नहीं था। हाँ, इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे एक मामला है, लेकिन वो जो कानूनी तौर पे चीजें बताई जाती हैं। और फिर मसला ये है, ना तो इनकी अपनी पार्टियां एक पेज पर है, ना अपोजिशन एक पेज पर है। मौलाना साहब हैं तो वो कहते हैं अगर एपीसी में बिलावल आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। बिलावल साहब हैं तो वो पहले मरियम साहब को आड़े हाथों ले रहे थे और कह रहे थे मैं शहबाज शरीफ से बात करूंगा, हमजा से बात करूंगा, अब वो शहबाज शरीफ साहब पर हमले कर रहे हैं। वजह क्या है? देखिए, मसला ये है कि पीपल्स पार्टी ने
पंजाब में अब अपनी जगह बनानी है। पंजाब में वो जगह बनाने के लिए शहबाज शरीफ की तारीफें करके तो नहीं बना सकती, वो मरियम साहबा की तारीफें करके तो जगह नहीं बना सकते। जाहिर है वो नून लीग को टारगेट करेंगे। तो फिर साथ आप देखें कश्मीर का इलेक्शन चल रहा है, वहां पे नून लीग की हुकूमत अब खत्म हुई है, खत्म हो रही है नून लीग की हुकूमत। अब जाहिर है जो हुकूमत खत्म हुई है उसी को टारगेट करेगी ना पीपल्स पार्टी, कि नून लीग ने यहाँ पे कश्मीर में कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अगर वो ये तारीफें यहाँ पे करते हैं नून लीग की, या वो नून लीग को टारगेट नहीं करते, तो इसका नुकसान उनको कश्मीर में होगा। और एक चीज और आप देखें, ये पोजीशन के मैं हैरान होता हूँ ये भी कि जो हम उनके दावों को सीरियस ले लेते हैं, आज तक उनका कौन सा दावा पूरा हुआ है? आप देख लें पहले दिन से फलानी तारीख हुकूमत चली जाएगी, फलानी को मौलाना जो है ये कर देगा, पीडीएम इस्तीफे दे देंगे, सेनेट इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे, अदम एतमाद ला रहे हैं, स्पीकर के खिलाफ ला रहे हैं, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अब तक। अच्छा सदीक, हमें फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है। फवाद साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया। बताइएगा, कहा जा रहा था बजट मंजूर नहीं होगा, लेकिन फाइनली आज अक्सरियत के साथ हुकूमत ने बजट तो मंजूर कर लिया है, लेकिन ऑपोजिशन खास तौर पर नून लीग आज गैर हाजिर रही। ये क्या जादू चला है? देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि अपोजिशन के 30 वोट जो हैं वो कम हुए हैं, 30 के लगभग, 30 से ज़्यादा ही हुए हैं बल्कि। और खुसूसन जो PMLN के लोग हैं वो टर्न अप नहीं हुए इलेक्शन के लिए, वोट के लिए, बशमूल शहबाज शरीफ साहब। PMLN के बहुत सारे लोग जो हैं वो गैर हाजिर रहे हैं। तो जो इस वक्त PMLN का एक जो लीडरशिप का क्राइसिस चल रहा है वो ज्यादा उभर के सामने आया है इस सारे मामले में। और यूं लग रहा है कि नून लीग की लीडरशिप जो है वो कमजोर से कमजोर तर होती जा रही है। शहबाज शरीफ का अपनी पार्टी पर कंट्रोल जो है वो लूज होता जा रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि एक अंदरूनी लड़ाई जो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में जारी है, उसी का शाखसाना है कि आज दर्जनों लोग जो PMLN के हैं वो नहीं आए। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हमने पहले ही बताया था कि ये सारा पूरी पार्टी जो है और इत्तेहादी जो है वो इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है। और आज एक बार फिर 172 वोट जो हैं वो हुए हैं और 4 लोग जो हैं वो जुबैदा जलाल मुल्क से बाहर हैं, आमिर लियाकत जो हैं वो कराची में हैं, और 2 लोग और जो है वो नहीं आ सके। 176 लोग जो हमारे थे वो पूरी तरह इंटैक्ट है। वाजिद साहब, आपने तो दावत भी दे रखी है, वज़ीर आज़म साहब की हिदायत थी कि जी अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात के मामले में अब साथ लेकर चलना है, कल आपका ट्वीट भी आया। लेकिन अपोजिशन जो है, चलें वो आपस में तो लड़ी पड़ी है, लेकिन आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है। आगे इंतखाबी इस्लाहात का, ये बजट के बाद जो बड़ा चैलेंज है इंतखाबी इस्लाहात का मामला है, इसमें आगे क्या लाएअमल होगा आपका? देखिए, हम तो तैयार हैं, हम तो चाहते हैं अपोजिशन से बातचीत हो, और खुसूसन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर, इन पर बातचीत होना जो है वो बिल्कुल ज़रूरी है। मसला ये आ रहा है इस वक्त कि नून लीग के अंदर 2 ग्रुप है और उन ग्रुप्स की पॉलिटिक्स आपस में एक दूसरे से इकट्ठी नहीं। सो मरियम नवाज की पॉलिटिक्स जो है वो, फजलुर रहमान साहब की पॉलिटिक्स वो ये है कि ये सिस्टम ख़त्म हो, और जो शहबाज शरीफ हैं वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की ग्रिप इतनी नज़र नहीं आ रही। तो ये एक मसला है PMLN के अंदर, जो तब तक रिजॉल्व ना हो अपोजिशन के साथ कोई अच्छे और माहौल में मुज़ाकरात हो नहीं सकते। अदरवाइज हम तो तैयार हैं अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात। वाजिद साहब, कल प्राइम मिनिस्टर अब ऐवान से खिताब उन्होंने करना है, तो अपोजिशन अब अपनी पुरानी रविश पर ही चलती रहती है, तो फिर किस तरह क्या प्राइम मिनिस्टर खिताब करेंगे? क्योंकि आपने तो उनके खिताब जो हैं फिर वो सुने, आपस में कंप्रोमाइज़ हुआ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के जो स्पीच है, असल में मामला लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी। इस पे क्या अब आपकी हिकमत अमली होगी? उम्मीद है जो हमारे पहले मुआहदा हुआ था या बातचीत तय हुई थी, जिसके बाद शहबाज शरीफ अपना खिताब मुकम्मल कर सके, वो यही था कि आप हमारे लोगों की बात सुनेंगे और हम आपकी बात सुनेंगे, और यही माहौल होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है अभी आज भी स्पीकर ऑफिस जो है वो राब्ता कर रहा है, और अगर ये बातचीत जो है वो हो गई तो इससे यकीनन एक माहौल बेहतर होगा। और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी बात मुकम्मल करने की उन्हें मौका देना चाहिए, ताकि असम्बली का माहौल बेहतर हो। और असम्बली का माहौल बेहतर होगा तो ओवरऑल मुल्क का जो सियासी टेम्परेचर है उसमें कमी आएगी, और एक जो रिफॉर्म है हम उसकी तरफ बढ़ सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद साहब, अपने प्रोग्राम को टाइम दिए। नाज़रीन, जहां पर आज कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ नहीं हुए, वहीं बिलावल भुट्टो ने उनको आड़े हाथों भी लिया। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, इस रही सुनिए।
अच्छा सिद्दीक, ये पूरी सिचुएशन, अभी आपने फवाद चौधरी साहब की बात सुनी है, आपको क्या लग रहा है क्या नून लीग ने अभी पीपल्स पार्टी से कोई बदला लिया? क्योंकि जब पीडीएम की मीटिंग्स हुआ करती थी तो उस टाइम पर नून लीग ये कहा करती थी कि पीपल्स पार्टी ने हमें धोखा दिया है, तो क्या ये आप इस दोनों सिचुएशन को क्या कोई इंटरलिंक हो रही हैं? देखिए, मसला ये है कि इस वक्त तो पीपल्स पार्टी जो है वो बदले ले रही है अपने, क्योंकि मसला ये है कि एक और आप चीज़ देखें कि ज़ाहिर है मुस्तकबिल की जो सियासत है उसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम साहबा हैं और पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल साहब हैं। अब मसला ये है कि इनकी सियासत आगे चलनी है, आगे इन्होंने एक दूसरे का मुकाबला करना है। अब मसला ये भी होता है कि कौन ज़्यादा मतलब ज़रा पोलिटिकली एक्टिव नज़र आ रहा है, कौन ज़्यादा ज़रा दाद वसूल कर रहा है। मरियम साहबा को आपने देखा कि मरियम साहबा के जिस तरह के बयानात थे, रोक सको तो रोक लो, आर या पार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और यही बयानात मरियम साहबा के वजह बने थे पीडीएम के टूटने की। क्यों? पीपल्स पार्टी ये कहती थी कि भाई एक पीडीएम का इजलास होना है, इजलास है कल परसों, आज मरियम साहबा ने कि इस बार आर या पार हो जाएगा। वो कहते हैं कि मरियम साहबा मीडिया कवरेज लेने के लिए या ये शो कराने के लिए कि मैं बड़ी लीडर हूं, हम लीड कर रहे हैं पीडीएम को, तो वो इस तरह के बयान देते हैं जो उनको नहीं देने चाहिए। तो ये, और फिर सबके मफादात हैं, मौलाना साहब उनके अपने मफाद हैं, नून लीग के अपने मफादात हैं, पीपल्स पार्टी के अपने मफादात हैं। और अब आपको पता है जिस तरह से मरियम साहब ने इनको टारगेट किया, और फिर ये जो आज बिलावल साहब के बयान हैं ये तो कुछ भी नहीं है। जो लाहौर में उन्होंने बयान दिए थे कि कोई एक और लाहौर का खानदान है जिनकी रगों में सिलेक्ट होने का खून है, जिनके खून में ये चीज शामिल है, और ये सारे तो सख्त बयान ये देते हैं और आगे भी चल के एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयान जो है वो देंगे। अच्छा दिल, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या ये लग रहा है कि नून लीग ने अभी जो है वो पीपल्स पार्टी को कोई धोखा दिया है या जानबूझकर वो आज कौमी असेंबली में पेश नहीं हुए? देखें, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई नहीं है। अच्छा। आज जो कुछ हुआ है नून लीग के अंदर की लड़ाई है। मैं इसकी ये आपको एक जो वाकया इसके साथ रिलेट कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन, जब आपको याद होगा लीडर ऑफ अपोजिशन ने जब बात करनी थी, हुकूमत शोर कर रही थी ना, तो हुकूमत शोर कर रही थी तो आमतौर पे हुकूमती अरकान शोर करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन जब बात कर रहे होते हैं, या जो प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं तो अपोजिशन से शोर होता है। उस वक्त नून लीग के अपने लोगों ने इतना माहौल खराब किया कि शहबाज शरीफ को इतना नुकसान उस वक्त हुकूमती बेंचेस से नहीं हुआ, उनकी जो स्पीच 3-4 दिन का मामला चलता रहा इस लड़ाई में, जितना उनके अपने लोगों ने किया। तो आज भी शहबाज शरीफ अगर नहीं आए तो जो बाकी अरकान जो गैर हाजिर थे, इनके दर्जन भर अरकान गैर हाजिर थे, तो ये नून लीग की अपनी जो लड़ाई है, ये जो रस्सा कशी है, ये वो उस चीज का मजर है, और उसकी वजह से ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई से ज्यादा ये मरियम साहिबा और जो शहबाज शरीफ का जो ग्रुप है ये उसके आपस की लड़ाई, यानी कि नून लीग के अपने अंदर की लड़ाई है। फैसल करीम कुंडी साहब ने ज्वाइन किया। करीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया। ये बताएगा कि ऑपोजिशन बहुत दावे कर रही थी कि हुकूमत को गिरा देंगे, वो तो ना हो सका, फिर कह रहे थे बजट नहीं मंजूर होने देंगे, आज बजट भी अक्सरियत के साथ मंजूर हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऑपोजिशन के अंदर लड़ाई नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने पहले दिन ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने तमाम मेंबरान लीडर ऑफ द अपोजिशन के हवाले किए थे कि अपोजिशन कम हुकूमत को टफ टाइम दें और बजट ना पास होने दें। और आज हस्बे वादा अगर आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट सिवाय 2 के जिनको कोविड हुआ है, सारे मेंबरान मौजूद थे, इंक्लूडिंग आसिफ अली जरदारी साहब जो कि हेल्थ बेसिस पे बेल पे हैं, वो भी आज पूरे सेशन में नहीं आ सके और आज वो आए। लेकिन नून के मेंबरान जो हैं वो गैर हाजिर थे। वो तो भी हमें PMLN के अपने पोजीशन के दोस्त बता सकते हैं या शहबाज शरीफ साहब बता सकते हैं कि उनके मेंबरान क्यों गैर हाजिर थे। हमें तो अपने मेंबरान जो है सब जो है वो हाजिर किए थे, कुछ मेंबरान नहीं थे जो कि बाद में आ गए थे। लेकिन अब वो तो PMLN के नुमाइंदे बता सकते हैं कि उनके मेंबरान क्यों नहीं थे वोटिंग के वक्त जब बजट पास हो रहा था, उस वक्त वो क्यों नहीं आए। लिहाजा अब इस पर तो मैं बहस नहीं कर सकता कि वो क्यों नहीं आए, कैसे नहीं आए, किस वजह से नहीं आए, ये तो PMLN के दोस्त बता सकते हैं। लिहाजा ने हमेशा कहा है कि हमें पीपल्स पार्टी को जब भी टास्क दिया गया है या हमने जो भी टास्क किया हमने अचीव किया है और हमने अपने वादे के मुताबिक जो है अपने मेंबरान लाए थे। अब लीडर ऑफ द अपोजिशन का काम था उनको इस्तेमाल करना। सॉरी, आप ये जो बात आप कर रहे हैं बिलावल साहब भी कर चुके हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो बात होती है कि मुस्लिम लीग नून में 2 ग्रुप हैं, एक मरियम ग्रुप, एक शहबाज ग्रुप, तो आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप काफ़ी अरसे से मुस्लिम लीग नून की सियासत को भी देख रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 ग्रुप हैं और उन्हीं ग्रुप्स की लड़ाई की वजह से आज इतने लोग उनके नहीं आए असेंबली में?
دیکھیں یہ پی ایم ایل این کا اندرونی مسئلہ ہے. پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے میرے اپنے خیال میں جو پی ایم ایل این کی جو لیڈر ہے وہ ہے نواز شریف صاحب, اس پہ چلتے ہیں. لیکن اب جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیں شہباز شریف صاحب. تو اگر ان کی آپس کی لڑائی ہے اور ان کے آپس کے ایشو ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مریم صاحبہ اس کو لیڈ کریں تو مریم نواز صاحبہ کو پریزیڈنٹ بنا دیں اور شہباز شریف صاحب کو چھٹی دے دیں. تو یہ تو جو پریزیڈنٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی بندہ ڈیل کرے گا. تو ہم تو پریزیڈنٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں اور پارلیمنٹ میں لیڈر آف اپوزیشن دیا تو ہم ان کے ساتھ مطلب ہے کہ وہ ڈیل کرتے ہیں. تو اگر ان کا آپس میں ہے وہ تو پی ایم ایل این کا ضروری مسئلہ ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ان کو لیڈ کون کرے گا. کنڈے صاحب آپ کے بغیر اب پی ڈی ایم میں وہ دم خم تو رہ نہیں گیا تھا اور اب یہ کچھ ہوا اور حکومت نے بجٹ تو منظور کروانا ہی تھا, کروا لیا, لیکن اس کو جو کانفیڈنس ملا ہے اس کے بعد آپ کے لیے چیلنج بڑھ نہیں گیا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے؟ دیکھیں بالکل چیلنج بڑھتا ہے, اپوزیشن کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا, لیکن پی ڈی ایم میں جو ہم نے اپنے پہلے جو ٹاسک یا ہمارا جو ایکشن پلان تھا اس پہ جس طریقے سے عمل درآمد ہو رہا تھا وہ اپوزیشن کو جو ہے وہ حکومت کو ٹف ٹائم مل رہا تھا. لیکن جب استعفوں کی اس کی بات آئی عدم اعتماد کی تو پی ایم ایل این اور جے وائی نے کہا کہ آپ استعفے دیں لانگ مارچ کے ساتھ. ہم نے یہ کہا کہ لانگ مارچ کریں, عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں اور جو ہے وہ ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں. لیکن وہ جو ہے پی ایم ایل این اور جے وائی جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک سے پیچھے ہٹ رہے تھے. لہٰذا وہ اس میں نہیں تھے کہ عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو ہٹایا جائے. اور پھر مریم نواز صاحبہ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ میری اور میری پارٹی کی خواہش ہے کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے. تو اگر آپ کی خواہش ہے کہ حکومت 5 سال پورے کرے پھر پی ڈی ایم کی کیا ضرورت ہے اور اپوزیشن کی آپ کی ضرورت ہے, پھر آپ نہ کریں اپوزیشن اور پی ڈی ایم میں نہ رہیں. تو ہمارے جو اصولی موقف تھا پی ڈی ایم میں اور ہم اس سے پیچھے ہٹیں. باقی اب دیکھتے ہیں کہ ابھی کمنگ جلسہ ہے 4 تاریخ کو غالباً, تو دیکھتے ہیں کہ یہ کب وہ استعفوں کا اعلان کرتے ہیں یا لانگ مارچ کا, یا پھر میرا انتظار ہوگا. میری اپنی ذاتی خواہش ہے کہ میں سنوں نواز شریف صاحب کو بھی اور مریم صاحبہ کو بھی کہ جس طریقے سے ہمارے اسٹیج پہ جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے تھے وہ اسی تیزی کے ساتھ اور وہی باتیں کریں گے یا وہ باتوں میں فرق ہوگا. کنڈے صاحب انتخابی اصلاحات کے معاملے پہ نون لیگ تو ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی, تو پاکستان پیپلز پارٹی شفاف الیکشن کے لیے انتخابی اصلاحات جو وقت کی ضرورت ہیں کیا یہ ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے, جو کہ اب بجٹ کے بعد اگلا مرحلہ یہی نظر آ رہا ہے حکومت کا؟ دیکھیں انتخابی اصلاحات کس کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں آپ اٹارنی جنرل کے ساتھ بیٹھے ہیں. کام اٹارنی جنرل کا نہیں ہے, یہ بل ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوتی ہے. اٹارنی جنرل صاحب جو ہے پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سے اسپیکر نے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو بلڈوز ہوئے ہیں اس کو میں دوبارہ کمیٹی بنا کے اس کو ہم دیکھیں گے, جس بنا پر ہم نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک واپس لی تھی. اب اگر اسپیکر اپنے بات سے یو ٹرن مارتے ہیں, جیسے پی ٹی آئی کا اپنا ایک انتخابی نشان ہے یو ٹرن مارنا یا ان کے مینیفیسٹو میں, تو پھر تو مطلب ہے کہ پھر کون اعتبار کرے گا؟ تھوڑا بہت آٹے میں نمک کے برابر جو اعتماد ہمارا اسپیکر پہ بچا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, تو پھر کون ہوگا؟ لیکن آپ دیکھیں انتخابی اصلاحات پہ ہماری جو اپنی سفارشات ہیں ہم نے تقریباً تیار کی ہوئی ہیں. اے پی سی اگر ہوگی ہم اپنی سفارشات وہاں پر لے کے جائیں گے. اور انتخابی اصلاحات کے حوالے سے آپ خود دیکھیں جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے اس حکومت پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا, انہوں نے اپنی ریزرویشن جو ہوگی وہ بھی سب کے سامنے ہے. غالباً 40+ جو ہے ان پہ جو 75 امینڈمنٹس ہے غالباً اس پہ 40+ پہ الیکشن کمیشن کو اس پہ اعتراض. اچھا فیصل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی تو اس میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے, ہوتا یہ ہے عموماً کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن ہمیشہ اکٹھی نظر آتی ہے. نون لیگ پیپلز پارٹی آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, کس طرح سے آپ ٹف ٹائم دے رہے ہوں گے؟ دیکھیں انتخابی اصلاحات سے جو یہ چیزیں ہیں اس پہ تو ہم بالکل اے پی سی میں جائیں گے. باقی جماعتیں ٹف ٹائم دیں نہ دیں, اگر وہ نہیں مانی گئی چیزیں ہم عدالت میں بھی جائیں گے. عدالت کا راستہ بھی ہمارے لیے کھلا ہے. دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہیں اصلاحات میں جس میں آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنی ہیں, اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہوتی ہے. بل ایسے نہیں ہوتے جب آپ سمپل میجورٹی کے ساتھ پاس کریں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ہے, تو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی نہیں ہے تو کیا کرتے تھے؟
ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुन्नी साहब ने प्रोग्राम को टाइम दिया है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नैब ऑर्डिनेंस में हुकूमत तरमीम करने जा रही है। एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद साथ ही रहेगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, बजट तो मंजूर हो चुका है, लेकिन हुकूमत को एक और बड़ा चैलेंज फेस करने को मिल सकता है। हुकूमत नाज़रीन जा रही है नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम करने। चाहती तो अपोजिशन भी है, हुकूमत भी है, दोनों चाहते हैं कि तरामीम हो, लेकिन अपोजिशन और हुकूमत इस हवाले से एक पेज पर नहीं आ रहे हैं। अदिल, क्या स्टोरी है, क्या तरमीम करने जा रही है हुकूमत, और क्या ये मंजूर हो पाएगी या अपोजिशन फिर से कुरोला डालेगी? जी, ज़राए ने ये बताया है कि वजारत कानून एक ड्राफ्ट पे काम कर रही है। अच्छा। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का फैसला कर लिया गया है, इस पे काफ़ी सारा काम शुरू हो चुका है। लेकिन नैब के मामलात में जो कौमी असम्बली में जब सेनेट में आते हैं तो बड़ा शोर मचता है। बिल्कुल। तो इसमें ज़रा ये बता रहे हैं कि एक ऑर्डिनेंस, एक तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो तैयार किया गया है, और ये ऑर्डिनेंस अब से चंद दिनों बाद जो है प्रोमulgate होने जा रहा है। अब इस ऑर्डिनेंस में है क्या? अच्छा। इस ऑर्डिनेंस में जो एहतसाब का अमल है उसको तेज करने के हवाले से, एक तो अदालत का हुक्म है, चीफ जस्टिस साहब ने जो 120 अदालतें बनाने का हुक्म दिया था। दूसरा, इमरान खान साहब जो हैं वो भी एहतसाब के अमल में वो तेज़ी चाहते हैं, लेकिन हमारी वो जो अदालतें हैं वो कम थी, हमारे जो एविडेंस रिकॉर्ड कराने का तरीक़ाकार उसमें सुकम थे, उसमें लोगों की ज़मानतें हो जाती थी, लोग बरी हो जाते थे, केस जो हैं बड़े बड़े जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो पाती थी। तो अब वजारत कानून एक ऐसा ऑर्डिनेंस जारी करने जा रही है जिसमें 120 में से 30 एहतसाब अदालतें जो हैं उनको पहले मरहले में फाल किया जाएगा। अच्छा। और ये ऑर्डिनेंस बेसिकली उन अदालतों को फाल करने के तरीकाकार से मुतल्लिक है, और उसके बाद 90 अदालतें अगले मरहले में सीक्वेंस में फिर बनाई जाएंगी। तो ये जो 30 अदालतें हैं ये आपको ये ऑर्डिनेंस आने के फौरी बाद ये आपको फाल नजर आएंगी, और इसमें एविडेंस रिकॉर्ड करने का तरीका इस ऑर्डिनेंस में ये तब्दील किया जा रहा है। दूसरा, इसमें जो जज साहिबान की अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार होता है ना, वो बड़ा अहम मामला होता है। उसमें जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स जो हैं वो उनके चीफ जस्टिस साहिबान से मुशावरत और ये सारे मामलात होते हैं। ये भी एक प्रोसेस। इसमें अपॉइंटमेंट का तरीकाकार तब्दील करने का भी फैसला किया गया है। अपॉइंटमेंट का तरीकाकार तब्दील होगा। अभी कुछ चीजें, कुछ तजावीज हैं, इस पर सदीक भी शायद बात करेंगे, लेकिन ये दो बुनियादी चीजें हैं इसमें कि एक तो एविडेंस जो रिकॉर्ड करने के तरीके में जो सुकम है, बहुत से लोग बच जाया करते थे, उन पर हाथ डालने की तैयारी कर ली गई है। जो अदालतों में केसेस की ज्यादती की वजह से केस कई महीने लगते ही नहीं थे, केस है वो सालों साल चल रहा है, अब ये महीनों में फैसले होंगे। जो मुजरिम होंगे उनका बच निकलना नामुमकिन होगा। एहतसाब अदालतों का बोझ जो है वो तकसीम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो हिदायत है, हुक्म है बल्कि 120 अदालतों वाला, उसके बाद उस पर भी तेजी से इस पर पेशरफ्त शुरू हो जाएगी ये ऑर्डिनेंस आते ही। ठीक है। अच्छा सदीक, आपको क्या लग रहा है कि अगर ये ऑर्डिनेंस आता है, जैसा अदील ने बात की है कि चीज़ों का जो प्रोसेस था वो बहुत डिले हो रहा था, लेकिन उसमें तेज़ी देखने को मिलेगी, आपको लगता है कि इस सब के बाद जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है उसमें तेज़ी नज़र आएगी? देखें मारिया, इसमें यह है कि हम कोशिश करेंगे। एक वो बयान पुराना है, एक चेयरमैन नैब थे, ज़रा मैं वो बयान उनका निकाल लूँ पुराने, तो फिर हम वो भी सामने रखेंगे कि मैं असल में बात करना चाह रहा हूँ जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, उनकी कारकर्दगी के हवाले से बाज़ केसेस पे हमें तशवीश है, हम बात करते हैं, एतराज़ करते हैं, लेकिन एक पॉइंट जावेद इकबाल साहब का बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए मसला क्या है, नैब का काम क्या है? नैब का काम है एक केस तैयार करना, केस तैयार करके एहतसाब अदालत में दायर कर देना। जब केस एहतसाब अदालत में दायर हो जाता है, रेफरेंस दायर हो जाता है, फिर उसको एहतसाब अदालत ने चलाना है। हमारा मसला क्या है, हम लोग टीवी पे बैठ के जो है वो चेयरमैन नैब को टारगेट करते रहते हैं। अब हालांकि उनकी टीम के बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शहजाद सलीम साहब को अगर आप देखें, जो लाहौर की टीम को हेड कर रहे हैं, कई केसेस में इतना ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। यहाँ पे आप उनकी टीम को देखें, सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के केसेस में, जो बाकी उनकी टीम है जो आसिफ जरदारी साहब के केसेस में जो पेश हो रहे हैं, वो अपना काम करके आते हैं। जो खासतौर पर मैंने या इस्लामाबाद की टीम को देखा है, इरफान बुला साहब हैं, सरदार मुजफ्फर अब्बासी, इस तरह के उनके बहुत सारे लोग। अब मसला क्या है, जब रेफरेंस दायर हो जाता है, अब एक एक जज के पास है 25-25 केसेस,
ایک کیس کی باری آتی ہے 1 مہینے بعد, کیس آگے نہیں چلتا. جب کیس آگے نہیں چلتا اور 1 سال تک ایک بندہ پابند سلاسل رہتا ہے, 1 سال بعد وہ ہائی کورٹ میں جا کے کہتا ہے جی مجھے تو سال ہو گیا, میں جیل میں ہوں, میرا تو جو ٹرائل چل رہا ہے یہ تو 10 سال میں جا کے مکمل ہوگا, یہ تو 10 سال میں جا کے مکمل ہوگا. اس بنیاد پہ وہ بیل لے لیتا ہے. اور گالیاں کس کو پڑتی ہیں, برا بھلا کس کو کہا جاتا ہے, چیئرمین نیب صاحب کو. اب یہ جو معاملہ ہے یہ چیئرمین نیب جسٹس ڈائریکٹر جاوید اقبال صاحب بھی حکومت کو کہہ چکے تھے, لکھ چکے تھے, نیب نے لکھ کے دیا تھا ان کو کہ آپ احتساب عدالتوں کی تعداد بڑھائیں. اب احتساب عدالتوں کی تعداد ہونے جا رہی ہے زیادہ. دوسرا جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سیشن ججز, ایڈیشنل سیشن ججز کو لایا جاتا ہے احتساب عدالتوں میں. آلریڈی آپ کے نیچے بھی ایڈیشنل ججز, سیشن ججز وہ کم ہیں. اب اس میں جو تجاویز ہیں ان میں سے ایک تجویز یہ بھی ہے, یہ آرڈیننس آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اس تجویز کے مطابق چل رہے ہیں یا مختلف کچھ, کہ جیسے عدیل وڑائی صاحب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اندر ایک کرائٹیریا ہے کہ جو وکیل ہوگا جس کے اندر یہ صلاحیتیں ہوں گی, یہ کرائٹیریا ہوگا, اس کو جج بنا دیا جائے گا. اگر ہائی کورٹ کا جج, وکیل جو ہے اس کو ہائی کورٹ کا جج بنایا جاتا ہے, تو یہ یہاں پہ بھی ایک تجویز ہے کہ جو وکلا ہیں ان کا ایک کرائٹیریا بنا کے ان کو جج بنا دیا جائے احتساب عدالتوں کا. ایک تو یہ تجویز زیر غور تھی, اب یہ آرڈیننس آئے گا تو پتہ چلے گا. دوسری تجویز یہ زیر غور تھی کہ پہلے کیا ہوتا ہے, لاہور کی جو احتساب عدالتیں ہیں ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نام ظاہر بھیجنے اور پھر ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے, سندھ کے ادھر سے اسی طرح سے. یہاں پر یہ تجویز بھی تھی کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ اپروول دیں ناموں کی احتساب عدالت کے ججز کی, تاکہ یہ لمبے چوڑے ٹیکنیکلٹیز جو ہے نا ان سے نکلا جائے اور یہیں سے چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ اپوائنٹ کریں ان کو احتساب عدالت کے ججز کو. لیکن یہ اگر ہو جاتا, یہ 30 عدالتیں جیسے بڑائی صاحب نے کہا فعال ہونے جا رہی ہیں, کیسز تیزی سے چلیں گے. نیب کے اچھا اس میں ایک اور آگے مسئلہ آئے گا جو کہ پھر ظاہر چیئرمین نیب صاحب کو اس معاملے کو دیکھنا ہے اور حکومت نے فنڈز فراہم کرنے ہیں. ایک نیب کے پراسیکیوٹر کے پاس درجنوں کیسز ہیں, ایک آئی او کے پاس درجنوں کیسز ہیں. آپ کو نئے آئی اوز لانے ہوں گے, آپ کو نئے پراسیکیوٹرز لانے ہوں گے, آپ کو ان کی تنخواہیں اچھی کرنی ہوگی. اور ایک اور جو عدیل وڑائی صاحب بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے اور ماریہ صاحبہ, وہ ہے دیکھیں یہ جو نیب کے افسران ہیں, پراسیکیوٹرز ہیں, آئی اوز ہیں, یہ بڑے بڑے مافیاز کو ہاتھ ڈالتے ہیں, بڑے بڑے مافیاز کی انویسٹیگیشنز کرتے ہیں. آپ نے پاناما جے آئی ٹی میں بھی دیکھ لیا, آپ نے فیک اکاؤنٹ جے آئی ٹی میں بھی دیکھ لیا کس طرح تھریٹ ہوتا ہے جے آئی ٹی اراکین کو جب وہ پاورفل لوگوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں. میرا یہ خیال ہے ان کی سیکیورٹی میں بھی اضافہ کرنا ہوگا, ان کی تنخواہیں بہتر کرنی صاحب ہوگی. جو بات کر رہے ہیں نا جی, زرداری صاحب جو چاہتے ہیں کہ میرے کیسز سندھ منتقل ہو جائیں, اس میں جو نیب مخالفت کر رہی ہے وہ بنیادی طور پہ مخالفت کیا کر رہی ہے کہ وہاں پر گواہان کا تحفظ کون کرے گا, وہاں پر ان کی حکومت ہے, پروٹیکشن نہیں رہے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں یہ لوگ. اس کے بعد یہ جو گواہان پیش ہوتے ہیں بڑی مشکل سے ہی پیش ہوتے ہیں. اور یہ صدیق جان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ زرداری صاحب کے کیسز آج بھی زرداری صاحب پیش ہوئے ہیں, زرداری صاحب کی بڑی خواہش ہے, بڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, بڑی امیدیں لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ میرے کیسز جو ہیں وہاں پر چلے جائیں اور یہ بڑی عدالت میں کیس ہے. آپ کو کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ زرداری صاحب کا یہ کیسز جو ہیں سندھ منتقل ہو جائیں گے؟ دیکھیں اس پہ میں آتا ہوں, میری ایک چیز رہ گئی تھی, وہ دیکھنے والے کہیں گے کہ وہ بات شروع کہاں سے کی تھی اور اس بات کا پھر ذکر ہی غائب ہو گیا تھا. وہ میں ذکر کر رہا تھا ایک سابق چیئرمین نیب کا بیان ہم سامنے لائیں گے, جنہوں نے بیان آن ریکارڈ دیا تھا کہ میں پولیٹیکل کیسز, پولیٹیکل شخصیات کے کیسز نہیں کھولوں گا, ان کا احتساب نہیں کروں گا, کیونکہ آگے الیکشن آ رہا ہے. یہ 2013 سے پہلے کی بات ہے, الیکشن آ رہا ہے تو میں نہیں کیسز کھولوں گا. لیکن جاوید اقبال صاحب نے کہیں یہ نہیں کہا. ان لوگوں کو کیوں جاوید اقبال صاحب سے تکلیف ہے یا موجودہ نیب سے تکلیف ہے, کیونکہ موجودہ نیب ظاہر ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتی. حکومت کے لوگوں کے خلاف بھی کیسز چلے, اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف بھی چلے, گرفتاریاں بھی ہوئیں. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ اصلاحات کی ضرورت ہے کاروباری حضرات کے حوالے سے جو معاملات ہیں, اور کچھ ٹائم پیریڈ بڑا. صدیق جو گلا رہتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ کیسز میں سبسٹینس نہیں ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ہم کیسز کو آگے پروسیڈ بھی نہیں کر پاتے ہیں. دیکھیں یہ غلط گلا ہے, کچھ کیسز میں ظاہر ہے کمی کوتاہی ہوگی, لیکن مسئلہ وہی آ جاتا ہے ڈیلے کی وجہ سے ضمانتیں ہوتی ہیں اور گالیاں نیب کو پڑتی ہیں. اور معاملات احتساب عدالت میں نیب کو جب نیب نے ایک کیس تیار کر کے احتساب عدالت میں دائر کر دیا ہے, نیب کا کام ختم ہو گیا, اب احتساب عدالت نے چلانا ہے. جو زرداری صاحب والا سوال کیا عدیل وڑائی صاحب نے, وڑائی صاحب وہ ہم کسی پروگرام میں وہ پوری رپورٹ جو ہے وہ اس کے پوائنٹس چلائیں گے, کیونکہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب تھے, ان کے ساتھ فیصل عرب صاحب تھے اور اعجاز الحسن صاحب تھے. اور اعجاز الحسن صاحب نے وہ بڑا تگڑا فیصلہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ جو جے آئی ٹی بنائی تھی سپریم کورٹ نے, اس جے آئی ٹی کا رکن کو تھریٹس تھے اور حساس اداروں کے جو ممبران تھے ان کو بھی تھریٹس تھے. تو اس وجہ سے ان کیسز کو یہاں اسلام آباد ٹرانسفر کیا گیا تھا. اور بات یہ ہے کہ اگر کیسز چلنے ہی تیزی سے ہیں اور آپ کو استثناء بھی مل جاتا ہے تو کیسز چلنے دیں, کسی بھی احتساب عدالت میں چلیں. وہ جیسے کہا گیا تھا ڈگری ہوتی ہے, احتساب عدالت چاہے کراچی ہو یا اسلام آباد ہو. ٹھیک ہے ناظرین, بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد بتائیں گے وفاقی حکومت نے بارز میں کچھ گرانٹس تقسیم کیے, یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیوں رقم تقسیم کی گئی ہے. بریک کے بعد آپ ساتھ ایکسکلوزیو سٹوری شیئر کریں گے, ساتھ ہی رہے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन एक एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। अदील, खबरें सामने आ रही कि वफाकी हुकूमत ने बार्स में कुछ ग्रांट्स तकसीम की, रकम किस लिए तकसीम की है हुकूमत ने? हाँ जी, एक मुहिम शुरू हो गई है कि जी बार्स में कोई रकम बांटी जा रही है और बार्स की हमदर्दियां लेने की कोशिश की जा रही हैं। शायद कोई हुकूमत ये जो एक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वाला मामला चल रहा था, शायद इस वजह से कर रही है। ये तमाम लोग जो कुछ आज तक होता आया है उस पर बात नहीं कर रहे, बल्कि इसको एक नया रंग देकर ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत ने कोई अनोखा काम कर दिया। हर साल हर हुकूमत जो बार्स को ग्रांट देती है, ये बाकायदा इसका बजट मंजूर होता है। ये ऐसे नहीं है कि वजारत कानून जो है वो कहीं से कैश उठाकर दे देती है। ये बाकायदा बजट में एलोकेशन होती है इसकी। 110 बार्स को ग्रांट्स दी गई हैं। टोटल जो रकम थी ये 9.5 करोड़ रुपए थी। अब इसमें एक बार जो है उसने असल में मामला मुतनाजा किया है, जिस पर इल्जाम यह है कि उसने 10 करोड़ रुपए मांग लिए इनसे। टोटल रकम ही 9.5 करोड़ की है, तो उनको फिर 40 लाख रुपए दिए। तो अब ये शोर इस अंदाज में किया जा रहा है जी कि फरोग नसीम साहब ने ये जो रकम है ये किसी मकसद के लिए बांटी है। बल्कि माजी में क्या होता आया है मारिया, माजी में ये होता आया है कि इन ग्रांट्स की जो रकम होती थी उसमें करप्शन के जो चीजें सामने आती थी। ये तो पहली मर्तबा गुज़िश्ता 3 साल में ऐसा आ रहा है कि बराबरी की सतह पर ये ग्रांट्स जो हैं उन बार्स के मुताबिक जिनके क्वाइफ पूरे हैं उनको तकसीम की जा रही हैं। ठीक है। और अब ये जो तासुर दिया जा रहा है ये हर साल होता है। पिछले 3 साल से ये हुकूमत जो है ये ग्रांट्स दे रही है। और इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि वुकला की फलाह बहबूद के लिए होता है। जो बार्स का स्टाफ होता है उसकी तनख्वाहें कहां से आनी होती हैं? वो कोई रेवेन्यू तो नहीं जनरेट कर रहे होते, उनकी तनख्वाहें यहां से निकलती हैं। और इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, इसमें प्रॉपर चेक के जरिए रकम मुंतकिल होती है। एक यूजुअल मैटर है। एलोकेटेड बजट जो थ्रू प्रॉपर चैनल इसमें एलोकेट हुआ होता है, प्रॉपर बजट के जरिए वो उनको मुंतकिल होता है। तो उसमें बल्कि सिद्दीक से मारिया मैं आपकी इजाजत से सवाल ये पूछना चाहूंगा कि सिद्दीक जान साहब, ये जो लाहौर बार के सेक्रेटरी ने जो इल्जाम भी लगाया है, टोटल रकम 9.5 करोड़ है। ये साहब जो हैं ये कह रहे हैं जी कि 10 करोड़ हमें दे दिए जाए। मुबैना तौर पे इन पे इल्जाम है ना कि 10 करोड़ रुपए दे दिए जाए। ये और उसकी क्रिटिसिज्म क्या कर रहे हैं कि जी हमें कहा गया है कि हमारे खिलाफ यानी जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वाले मामले पर जी करारदाद मंजूर करें। एक भी बार को सिद्दीक जान साहब, एक भी बार को ये नहीं बात की गई। जो मैंने खुद इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया है, लोगों से बात की है, बार के लोगों से बात की है, लेकिन ये लाहौर बार वाले मामले के पीछे आपको क्या पॉलिटिक्स नजर आ रही है सिद्दीक साहब? सिद्दीक, लास्ट मिनट में चाहूंगी जल्दी से आप इसको वाइंड अप कर दें। बस इसमें मुख्तसर ये है कि मुबैना तौर पर तो ये भी कहा जा रहा है कि ये शर्त रखी गई थी कि हमें 10 करोड़ दें तो हम काजी फाइज के खिलाफ करारदाद जो है वो पास कर देते हैं। दूसरा ये है, अच्छा उलटी साहब है, ये इल्जाम तो ये भी है। और दूसरा ये है, देखिए हुकूमत को कोई घबराहट नहीं है वकला तंजीमों की। इसकी रीज़न ये है कि अब इन वकला तंजीमों के पास एतजाज़ अहसन जैसा लीडर इस वक्त लीड करने के लिए नहीं है। एतजाज़ अहसन साहब नहीं इनको लीड कर रहे। हुकूमत को घबराने की तब जरूरत थी कि अगर एतजाज़ अहसन जैसी शख्सियत लीड कर रही होती कि कोई बड़ी कैंपेन बन जाएगी, बड़ी मुहिम बन जाएगी, पूरे पाकिस्तान के लोग वो निकाल लेंगे। इसलिए हुकूमत बिल्कुल नहीं घबरा रही। और तीसरी बात यह कि फरोग नसीम साहब को जो टारगेट किया जा रहा है उसकी वजह कुछ और है। उनको मुतनाज़ा बनाकर और आगे जो एक केस सुप्रीम कोर्ट में आना है, क्योंकि उसमें इतलात यही है कि फरोग नसीम साहब आकर दलाइल देंगे, तो उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जितना कीचड़ उछाल सकते हो बैरिस्टर फरोग नसीम पर उतना उछालो, उसको बदनाम करो, उसको बेसिकली टारगेट करो। तो ये कुछ वजूहात हैं इस मामले पर। नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि दोबारा डिटेल से बात कर सकें। टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।